हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड पीसीएस एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस सीरीज कीपिंग इन माइंड दैट यू गॉट एन आइडिया दैट व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चन आर सपोज टू आस्क इन योर प्रीलिम्स पीसीएस एग्जाम। तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है हम एमसीक्यूज आपके लिए लेके आएंगे। एवरी डे वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज विद यू एंड आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. But before that, you can also go through with our weekly schedule so that you got an idea कि भाई कौन कौन सी क्लासेस कब कब आपकी रहेंगी। ठीक है ना। तो पंजाब नायब तहसीलदार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 11 बजे हमारा सेशन रहता है, रिवीजन सेशन। देन डेली करंट अफेयर्स इश्यूज पीसीएस का हमारा सेशन रहता है। मेंस करंट अफेयर का 12 बजे ये सेशन रहेगा। ठीक है। देन आफ्टर दैट करंट अफेयर्स आपका ईयरली जो करंट अफेयर सीरीज है हमारी 1 बजे स्टार्ट होती है। देन डेली 10 एमसीक्यू सीरीज, ये जो हमारा सेशन है ये 2 बजे डेली रहेगा। आफ्टर दैट प्रीवियस पीवाईक्यू सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 3 बजे रहेंगे एंड देन करंट अफेयर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वीकली शेड्यूल है एंड यू कैन जो भी जिन जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप इन सेशंस को जरूर अटेंड करें। शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1931। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, भगत सिंह, राजगुरु एंड आजाद शॉट डेड सैंडर्स। सो चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है स्टूडेंट। काइंडली रिस्पॉन्ड, क्या आंसर होगा। अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देन यू कैन आंसर। कभी भी स्टेटमेंट्स पढ़ते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी करके गलत आंसर कराते हैं। ठीक है ना। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ईच एंड एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट। हर जो एक नंबर आप स्कोर करते हैं वो आपके अश्योर करता है कि भाई आप इस बार सेलेक्ट होंगे कि नहीं। तो हर जो नंबर है वो कीमती है। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर रहेगा। पहला स्टेटमेंट पे जाते हैं। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर द थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। यस, बिल्कुल ठीक, लेकिन 1931 की जगह ये इंसिडेंट 1929 का है। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सेकंड, भगत सिंह, राजगुरु एंड आजाद शॉट डेड सैंडर्स, बिल्कुल सही है। भगत सिंह राजगुरु ने ऐसा किया था और इसमें चंद्रशेखर आजाद ने इनकी सहायता की थी 1927 में। ऑलराइट, सो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो वी कैन से दैट द बी इज राइट आंसर। ओनली सेकंड इज करेक्ट वन। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following was the first Bengali newspaper? Digdarshana, Calcutta Journal, Bengal Gazette, Calcutta Journal Advertiser. आंसर कीजिए स्टूडेंट, सिंपल सवाल है। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर बहुत ही कम समय के लिए पब्लिश हुआ था, 2 ही साल के लिए पब्लिश हुआ था। हाँ जी स्टूडेंट, जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी बंगाल गजट इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो आपके जेम्स अगस्टस हिके जो हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस न्यूज़पेपर फ्रॉम 1780 टू 1782। ऑलराइट, एंड इट वाज फर्स्ट न्यूज़पेपर इन दैट टाइम, फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन एशिया। ऑलराइट, तो इट्स अ बिग थिंग। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, यहां से भी सवाल परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। सो चलिए स्टूडेंट, एंड इट वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर। ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये वीकली था, मंथली था या डेली न्यूज़पेपर था और किस भाषा में था, तो ये भी याद रखेंगे। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड। ऑप्शन ए, बाय द कंपनी, इन द नेम ऑफ द क्राउन, सी बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड डी इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, सिंपल सवाल है, एक्ट्स पढ़े हैं आपने अच्छे से, सो आपको आसानी होगी आंसर करने के लिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो बी जिन जिन का आंसर है बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जो चेंज आया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यहां पे खत्म होती है कंप्लीटली 1858 में। ठीक है, इट वाज एन एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेशली आफ्टर जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ था 1857 का, रिवोल्ट हुआ था, सॉरी रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे, इसे रिवोल्ट कहेंगे।
तो जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से जो था ब्रिटिश क्राउन का रूल डायरेक्टली यहां हो गया। यह कह लीजिए कि भाई जो क्वीन रूल था वो डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का के पास जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो उनसे वापस ले लिए गए 1857 के एक्ट के तहत। क्राउन रूल अब जो था वो यहां पे भारत में लागू हो गया। चलिए, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड November 1913 at San Francisco, USA by Madam Bhikaji Kama, Lala Hardayal, Shyamji Krishna Verma, and D, both A and B. So question number 4 is on your screen. Kindly answer. सिंपल सवाल है स्टूडेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बी इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल। ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब पे यहां पर लाला हरदयाल ही है। हालांकि इनके साथ साथ जो है सोहन सिंह बखाना भी थे, जो कि प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे बाद में। इन 1913 पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड लेटर ऑन, जिसका नाम गदर पार्टी के नाम से ही बहुत फेमस हुई थी। ऑलराइट, तो जो मेंबर जो थे इस पार्टी के थे, इसमें से ज्यादातर एमिग्रेंट सिक्सीज के थे जो यूएस और कनाडा में बसे हुए थे। उन्होंने गदर पार्टी की फाउंडेशन की थी, और कह लीजिए कि इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है उस समय जो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाई गई थी, स्पेशली आउटसाइड इंडिया। क्योंकि देखिए एक चीज ये भी इफेक्ट था कि आउटसाइड इंडिया ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं था। तो इस बात को बढ़ाने में, फैलाने में ऐसी संस्थाओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द Rakhmabai case of 1884 revolved around women's right to gain education, age of consent, resolution of conjugal rights। हाँ जी स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जरा आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत सिंपल सवाल है, अगर पढ़ा है रखमाबाई के विषय में आपने तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा। हाँ जी, सो बेसिकली जो है बी इज द राइट आंसर। और थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लें, देन आई रिस्पॉन्ड क्या रहेगा। सो इन ये जो बेसिकली थी फर्स्ट फिजिशियन थी, फर्स्ट और फेमिनिस्ट थी, बहुत फेमस पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की थी कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है ना, इट वाज नॉट इजी फॉर वुमेन इन दैट टाइम, स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई करना, और बहुत से वुमेन एजुकेशन को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और एक लैंडमार्क जो केस था दैट वाज बेसिकली अबाउट हर मैरिज एज अ चाइल्ड ब्राइड बिटवीन 1884 टू 1888। ये केस चला था, ठीक है, जिसमें इनकी कम उम्र में शादी कर दी गई थी, उससे रिलेटेड ये केस था। तो एज कंसेंट इज द राइट आंसर हियर, एंड शी वर्क फॉर द वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन। सो वी कैन से दैट, सॉरी 2 and 3 नॉट 1, विमेन राइट्स टू गेट एजुकेशन पर उन्होंने काम नहीं किया, रेजोल्यूशन ऑफ कंजाइल राइट्स के लिए उन्होंने काम किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण इनका रहा है कंट्रीब्यूशन। एंड एज ऑफ कंसेंट, 2 and 3 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑलराइट, चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन India except for trade in tea and trade with China. Second statement, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by a company. And third, the revenues of India were now controlled by British Parliament. So what shall be the right answer, student? Question number 6 is on your screen. 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके कंटेक्स्ट में ये सवाल। सो ए यहां पर सही आंसर है आपका। ठीक है ना, कि मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो तो खत्म यहां पर ही हो गई थी, बट लेटर ऑन कुछ एरियाज को छोड़ दें। ठीक है ना, सो क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया एंड द कंपनी रूल वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 years। कि मोनोपोली जरूर खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। दैट विल रिमेन 1857 तक रहा। हालांकि जो था ट्रेड मोनोपोली को बहुत धक्का लगा था, एंड इट वाज ऑलमोस्ट एंडेड। ठीक है ना, देयर ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी
ओपियम विद चाइना। मतलब काफी कन्फाइंड इनका जो था बेसिकली ट्रेड वो उस समय हो गया था। एक और इंपॉर्टेंट था कि एजुकेशन की फील्ड में ये महसूस होने लगा था ब्रिटिशर्स को कि भाई भारतीयों को भी शिक्षित करना जरूरी है, तभी उनसे हम फायदा ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए उस समय 1,00,000 रुपया सैंक्शन किया गया था। इट वाज सेट कि भाई 1,00,000 रुपया इसके लिए सैंक्शन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ मूव बैक टूवर्ड्स क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सपेक्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सेकेंड है, इट असर्टेड द सुवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी। तो ये बिल्कुल सही है। दो, तीसरा, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं था पूरी तरीके से, अभी भी रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर रही थी टिल देन दैट टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वेल्सली established the Fort William College at Calcutta because he was asked by the board of directors at London to do so. He wanted to revive interest in Oriental learning in English in India. He wanted to provide William Carey and his associates with employment. And D, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. Fort William College at Calcutta. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जिन का आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1800, अगस्त 1800 को उसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले। ये नाम याद रखेंगे, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डेट भी पूछ सकते हैं और नाम भी पूछ सकते हैं। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो ब्रिटिश सिविलियंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जा सके। तो ये जरूरी था कि कोई उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई संस्था जरूर रहनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑलराइट, तो ये याद रखेंगे कब की गई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था और किसके द्वारा की गई थी। 3 तरीके से सवाल यहां से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे आप। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलुगुलन और द ग्रेट टुमुलट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ऑप्शन ए, the revolt of 1857, the Mapila rebellion of 1921, the Indigo revolt of 1859-60, Birsa Munda's revolt of 1899-1900। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर कीजिए। सिंपल सवाल है ये, अगर पढ़ा है तो जरूर आंसर आना चाहिए आपको। बिरसा मुंडा रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट के नाम से फेमस है आपका 1899 टू 1900 के बीच ये रहा था। बिरसा मुंडा वाज द लीडर। ऑलराइट, एक और फैक्ट बता दूं, ये एकमात्र ऐसे ट्राइबल आपके लीडर हैं जिनका पोर्ट्रेट आज पार्लियामेंट में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये, कब बहुत एक छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड इन्होंने जो मूवमेंट लीड की थी उसे द ग्रेट टुमुलुट और उलुगुन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा। जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बेसिकली ट्राइबल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था बाय लोकल अथॉरिटीज, बाय ब्रिटिशर्स, उसके खिलाफ ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। मूवमेंट का नाम याद रखेंगे, ग्रेट टुमुलुट और उलुगुलन मूवमेंट। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century? हाँ जी स्टूडेंट, आंसर कीजिए जरा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers, railway lines were led in many parts of the country, heavy duties आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, duties है, were imposed on the importers of British manufacturers, on the imports of British manufacturers। हाँ जी स्टूडेंट्स, which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। अब आपको लगेगा कि तकरीबन सारी स्टेटमेंट सही है, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड।
जो हमारी भारत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इट वाज कंप्लीटली रूइंड, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या था, जो था आपके मशीनरी लग रही थी, हैवी मशीनरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो आपके मशीनों द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट था वो ज्यादा बन रहा था और इम्पोज किया जा रहा था। तो धीरे 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 क्या हुआ, वैल्यू जो थी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की हर सेक्टर में, ठीक है, चाहे पोट्री हो, चाहे हैंडलूम्स हो आपके, या फिर एम्ब्रॉयडरी हो, हर फील्ड, हर क्षेत्र में जो ट्रेडिशनल हजारों सालों से हमारा हैंडीक्राफ्ट चला आ रहा था, उसका यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, खत्म ही हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत सीमित हो गया। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पड़ा था इंडिया पर फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ऑलराइट, चले टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। The Gandhi-Irwin Pact included which of the following? Invitation of Congress to participate in the Round Table Conference, withdrawal of ordinances promulgated in connection with the civil disobedience movement, acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses, and D, release of only those prisoners who were not charged with violence. हाँ जी स्टूडेंट्स, गांधी इरविन पैक्ट से संबंधित इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, क्या पूछा गया है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। यहां जरूर चेक कर लें स्टूडेंट, कई बार यहां पर इनकरेक्ट लिखा होता है, एंड वी डिडंट पे ही टुवर्ड्स दिस, और होता क्या है, फिर हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। सो बी केयरफुल जब आप आंसर्स कर रहे हैं। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, आंसर कीजिए, गांधी इरविन पैक्ट। सो बी जिन का आंसर है 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है आपका। पहला, इनविटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड, जो टेबल थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें इनविटेशन जो था वो शामिल होने का 1931 में बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट हुआ था साइन, और उसमें ये निर्धारित किया था कि अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। तो ये इस पे पहली बात रखी। दूसरा था कि जो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट है इसको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस दैट कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस, ये भी इसमें बात करी गई थी। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन एक्सपेक्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंट क्राइम्स, ये जो हमने हमारा आई थिंक सेकंड पॉइंट है, थर्ड आपका जो फोर्थ जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बट दीज आर सम प्राइमरी वन जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट ये इवेंट। तो इवेंट के अंदर क्या चीजें, इतना ही याद रखना काफी नहीं है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था और भाई किसके बीच ये साइन हुआ था, इसमें हुआ क्या था बेसिकली, उसका भी अंदाजा आपको जरूर रहना चाहिए। आई होप स्टूडेंट कुछ सवाल आप अच्छे से समझ पाए हो, कुछ नए सवाल होंगे आपके लिए। सो आप यू गॉट एन आइडिया एटलीस्ट कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो है आपके पीसीएस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं सभी टॉपिक्स को, इट इज इजी फॉर यू टू आंसर। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। हिस्ट्री में ये नहीं है कि आपने रट्टा लगा दिया, भाई चीजों को फैक्ट्स याद कर लिए और उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपका जो 19th सेंचुरी वाला सवाल आ गया कि भाई क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था, तो हाउ कुड यू आंसर अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं है क्वेश्चंस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप आंसर कर पाएंगे अच्छे से क्वेश्चंस को अगर आप समझ पा रहे हैं। तो अच्छे से हिस्ट्री को एक बार सारे सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और हमारे सेशंस को जरूर देखना है आपने स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे क्योंकि देर सवेर आपका एग्जाम आना ही है, तब तक आपकी प्रेपरेशन सारी कंप्लीट रहनी चाहिए। तो हमारे सेशंस जो हैं आपको डेली रूटीन बनाएंगे कि भाई पढ़ना है हमें, वी विल नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।